सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले और ज़ोरदार तरीके से मेहनत करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आज की शानदार, जानदार, ज़बरदस्त क्लास में। मैं कपिल आज आपके लिए लेकर हाज़िर हूँ आधुनिक भारत ब्रिटिश आगमन को। इससे पहले की क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में देखें तो वहाँ पर हमने जो मध्यकालीन भारत है और उससे पहले प्राचीन भारत को बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ उस प्लेलिस्ट को देखें, साथ ही साथ देख लें अन्य टीचर्स की हमारी प्लेलिस्ट को, तैयारी चक्र आपके अपने चैनल पर, जिसमें मुकुल सर मैथ्स की जानदार क्लास ले रहे हैं, गौरी मैडम पढ़ा रही हैं रीजनिंग और मानसी मैडम लेकर चल रही हैं हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से। आप सभी उन क्लासेस को देखें, अपनी तैयारी को धार दें और जीएस के क्रम में मैं कपिल आपके साथ बना हुआ हूँ बिना किसी फीस के आपको आपकी मंजिल के करीब पहुंचाने के लिए। बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की बहुत शानदार क्लास को, जो है आधुनिक भारत के बारे में। क्या हुआ था आधुनिक भारत में, कैसे ब्रिटिश आए भारत में, हमारे देश में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। ये टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। पिछले सभी पेपर्स में आते रहे हैं पिछले सालों में, और इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस टॉपिक को ध्यान से समझना। आइए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत, भाग 1, ब्रिटिश आगमन और शासन की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था यूरोपीय शक्तियों के आगमन के दौरान? कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत में सबसे पहले आए? सबसे पहले जो आए वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जिन्हें अंग्रेजी में पोर्टुगीज कहते हैं, किस साल में भारत में आए? 1498 में पुर्तगाली भारत में आए। सबसे पहला जो पुर्तगाली भारत में आया, और कहने को तो कहा जाता है वैसे तो हमारी सभ्यता लाखों साल पुरानी है, लेकिन अगर बात करें यूरोपियों की तो उन्होंने कहा कि वास्को ड गामा नामक जो पुर्तगाली था वो 1498 में कालीकट के रास्ते भारत आया। उसी को भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है। आइए, भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बना? कोची, जिसे कोचीन कहा जाता है, वहां बना। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे यूरोपीय भारत में आए वो थे नीदरलैंड वाले, यानी कि जिन्हें डच कहा जाता है। ये 1605 में भारत में आए। सबसे पहले भारत में उनका जो व्यापार केंद्र था वो मसूलपट्टनम में था। इंपॉर्टेंट बातें नोट करते चलेंगे। जो वास्तव में जीवन में सरकारी नौकरी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, सीरियस होकर तैयारी करें और इसे नोट करते चलें, कॉपी पेन लेकर लिखते चलें। हम तैयार हैं आपकी तैयारी को धार देने के लिए। बाद में डच मुख्य रूप से मसाला व्यापार में सक्रिय रहे। इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है सवाल, कौन से यूरोपीय मसाला व्यापार में सक्रिय रहे थे? उत्तर रहेगा डच। फिर उसके बाद में आगमन होता है अंग्रेजों का, यानी ब्रिटिशर्स का। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करी। कौन सी कंपनी की स्थापना करी? अंग्रेजों ने करी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद में सूरत में सबसे पहला कारखाना बनाया 1608 में अंग्रेजों ने। आगे चलकर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण जमाया। कौन नहीं जानता, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज करा। कैसे करा, क्या क्या चीजें हुई, आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों के बाद में यहाँ पर आते हैं डैन, यानी कि डेनिश। 1620 में ये डेनमार्क वालों ने त्रांगेबार यानी तमिलनाडु में अपना, जो वर्तमान में हम इसे तमिलनाडु कहते हैं, उसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। और बाद में इन्होंने अपनी भारतीय बस्तियां किसको बेच दी? अंग्रेजों को बेची और चले गए। उसके बाद में और अंत में आते हैं फ्रांसीसी, जो 1664 में भारत में आए और इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। मित्रों, फ्रांसीसियों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और भारत आगमन इनका 1668 के आसपास था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी था। ये जो बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ आप सीरियसली देख रहे होंगे और इन्हें नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो, आपके काम की लग रही हो और लग रहा हो आपके काम आ जाएगी, तो इसे लाइक जरूर करते चलें। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैंने अभी आपको यूरोपियों के आगमन से संबंधित बताया। पहला क्वेश्चन, वास्को ड गामा भारत कब आया? मैंने अभी आपको बता दिया है। आप ध्यान से देखेंगे, उत्तर लिखेंगे और हो सके तो इसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के देंगे। और अगर आपके दिमाग में इस टॉपिक से संबंधित कोई और सवाल भी आ रहा है तो उसे भी लिखेंगे, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन 2, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग क्वेश्चन है साथियों। बहुत सारे लोग केवल ईस्ट इंडिया कंपनी समझते हैं, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी, किंतु अंग्रेजों के बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। उसकी स्थापना कब थी मैं आपको बता चुका हूं, जो है 1664 में। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के व्यापार पर अधिकार किया? ये मैंने आपको अभी बताया। आप खुद पीछे जाएंगे, वीडियो में नहीं याद है, वीडियो में पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझिए और फिर उत्तर कीजिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? और 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन आया? हाँ जी, वही आया, वास्को ड गामा, जिसको कहते हैं कि भैया उसने ही भारत, कुछ लोग तो कह देते हैं भारत की खोज ही वास्को ड गामा ने करी थी। अरे वो क्या जाने कि सदियों पुरानी हमारी संस्कृति है, 1498 में खोज नहीं हुई थी। तो वैसे तो पुर्तगाली था इनके अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैंने डाले हैं जो पेपर ओरिएंटेड हैं, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिना देरी करे बढ़ते हैं आगे। और एक टेबल के माध्यम से मैं अंग्रेजों के आगमन को आपको समझाने की कोशिश यहाँ करने वाला हूँ। कैसे कैसे क्रियाविधि रही, सीक्वेंस क्या था, क्या सीक्वेंस था उनके यहाँ स्थापित हो जाने का, अपने पैर जमा देने का। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार की अनुमति दी। उसके बाद में 1608 के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो पहला अंग्रेज प्रतिनिधि नाम था विलियम हॉकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था जो भारत आया? विलियम हॉकिंस नाम था। ये विलियम हॉकिंस जो था उस समय मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और वहां जाकर व्यापार की अनुमति मांगता है कि साहब, हाथ जोड़ के अनुमति मांगता है कि हमें व्यापार की अनुमति दी जाए। धोखेबाज तो थे लेकिन प्यार से धोखेबाजी करना चाहते थे। और जो उस समय मुगल शासक जहांगीर था उसके बातों में आए और उनको व्यापार की अनुमति दे दी। अगली घटना है 1613। व्यापार शुरू हो जाता है अंग्रेजों का और पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? सूरत में। गुजरात के सूरत में पहली फैक्ट्री शुरू हो जाती है और शुरुआत हो जाती है भारत में अपने पैर जमाने की। मुगल शासन में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले, कब खोले। 1639 से 1690 के बीच में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 3 जगह व्यापारिक केंद्र अपने स्थापित करे। पहला था मद्रास, समुद्री किनारे पे इन्होंने पकड़े। मद्रास 1639, बंबई 1668 और कलकत्ता 1690। ये अंग्रेजी शासन के आधार बने। मित्रों, क्यों इन्होंने 3 जगह पकड़ी? मुंबई समुद्र का किनारा है, कलकत्ता समुद्र का किनारा है और साथ ही साथ मद्रास। इनको ये चीजें पकड़ने का कारण ये था कि इनके पास सामान को लाने ले जाने की बड़ी बेहतरीन व्यवस्था थी। यहाँ से मसालों का उत्पादन होता था, सस्ते दाम पर कच्चा माल लेके जाओ, वहां जाकर माल तैयार करो और दोबारा यहीं पर आकर अपने बाजार में बेचो। आइए अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ना। 1757 से 1764 के बीच में 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहली घटना है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। इसकी जीत के बाद ये दोनों युद्ध अंग्रेजों के बीच में हुए और हुए भारतीय नवाबों के बीच में। और इन दोनों में जीत अंग्रेजों की होती है और यहाँ से युद्ध की राजनीति शुरू होती है, पावर की राजनीति, शक्ति की राजनीति शुरू हो जाती है। जहाँ अंग्रेज पहले हाथ जोड़कर व्यापार कर रहे थे, अब वो युद्ध पर उतर आए क्योंकि उन्हें लग रहा था अब समय आ गया है अपने पैर भारत में जमा देने का। तो और इसके बाद अंग्रेज जो है राजनीतिक शक्ति बन गए। तो ये मैंने आपको बताया अंग्रेजों का आगमन किस तरह से हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपने पैर भारत में जमाए। आइए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज मैंने रखे हैं। जैसे पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? दूसरा, सर थॉमस रो भारत कब आया? ये क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए हैं, आप बताएंगे। आपको उत्तर पता हो तो आप लिखें कमेंट बॉक्स में, वरना ढूंढें, पीछे जाएं, पढ़ें, ढूंढें और फिर लिखें। पहला अंग्रेज कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कप्तान विलियम हॉकिंग कब आया? अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र प्रारंभ में कौन कौन से बने? मैंने जस्ट पिछली स्लाइड में आपको बताया है। आइए तुरंत अगले कदम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्लासी की लड़ाई को। इतिहास का वो मुद्दा, इतिहास का वो पॉइंट जहां पर अंग्रेजों ने अपने पैर भारत में जमाए, 1757 की वो इंपॉर्टेंट घटना ये थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी बंगाल में एक स्थान है। 1757 में युद्ध होता है। युद्ध किस किस के बीच में होता है? युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध
होता है। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेंगे, आ जाता है। युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेज चाहते थे वहां की किलेबंदी करना, व्यापारिक करों से छूट मांगना कि भैया हम व्यापार कर रहे हैं, आप हमें टैक्स से छूट दें। इस पर उनका नवाब के साथ हो गया विवाद और जिसके कारण फैसला हुआ युद्ध में कि हम युद्ध करेंगे। सिराजुद्दौला के विरोधियों से मिली भगत प्रमुख कारण थे और कमाल की बात यह कि घर का भेदी लंका ढाए, आसानी से जीतना मुश्किल था। उन्होंने मिला लिया उसके प्रमुख सेनापति मीर जाफर को। मीर जाफर को ये ऑफर दे दिया कि अगर तू हमारे साथ मिल जाएगा तो हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, और हुआ भी यही। युद्ध होता है, मीर जाफर पीछे से कमर में चाकू घोंप देता है, एक तरह से धोखा दे देता है। किसको धोखा देता है? अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को। अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं और युद्ध का परिणाम क्या था? अंग्रेज हो गए, विजयी हो गए और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब ये जो विजय थी, भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो प्लासी की लड़ाई भारत में अंग्रेजों के शासन की मुख्य शुरुआत थी। आइए इससे लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्लासी की लड़ाई कब हुई, सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया, कहाँ का नवाब था, किसने धोखा दिया, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप नोट करेंगे, लिख के करेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सेनापति उस समय कौन था जो युद्ध लड़ रहा था? प्लासी का परिणाम क्या था? और सिराजुद्दौला किस राज्य का नवाब था? यही क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य लंबी लंबी क्लासेस देने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य टाइम पास करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको आपकी सरकारी नौकरी के एकदम करीब पहुंचा देने का। हमारा उद्देश्य है आपके कंधे पर स्टार लगा देने का। हमारा उद्देश्य है उन सपनों को पूरा करने का जो आपने और आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने देखे हैं। तो हम लंबी क्लासेस नहीं देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। आइए चीज़ों को पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। वीडियो समझ में आ रही है, लाइक करिए, कुछ कमेंट भी करिए। अगर अच्छा बुरा जो भी आपको लग रहा है, हमारा उत्साहवर्धन होगा। ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल तैयारी चक्र को टेलीग्राम पर। अगला हमारा मुख्य टॉपिक है बक्सर की लड़ाई। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो दूसरी घटना जो अंग्रेजों के द्वारा हुई और जिसके बाद इनके पैर और ज्यादा जम गए भारत में। 1764 की ये घटना। युद्ध कब और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, बिहार में। बक्सर आज भी बिहार का बहुत बड़ा और पुराना जिला है। उसी बक्सर में लड़ाई होती है। इसके बीच हुई वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, यानी उस समय मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था। मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का था। इनके इन सब की सेना साथ थी और साथ में किससे युद्ध हो रहा था? अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था। मुख्य कारण क्या था? वही कर छूट, टैक्स की छूट का विवाद था। चाह रहे थे टैक्स में छूट दी जाए। मीर कासिम के सुधारों का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया। उनका आपस में व्यापारिक टकराव होता है। परिणाम क्या हुए? वही परिणाम, भारत की जो संयुक्त सेना थी, हमारे मीर कासिम, बंगाल शुजाउद्दौला अवध और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इन तीनों की जो कंबाइंड सेना थी उसकी हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और उसके साथ अंग्रेजों को अपने पैर भारत में जमाने में मदद मिलती है। प्रभाव क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकत अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी, पैर अंग्रेजों के जम चुके थे और शुरुआत हो चुकी थी उस ब्रिटिश शासन की जो 200 सालों तक भारत में स्थापित रहा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बक्सर की लड़ाई से। बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच हुई? अंग्रेजों की ओर से सेनापति था कौन? इलाहाबाद संधि कब होती है? और किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार मिलते हैं? ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। मैंने ये बहुत मेहनत से निकालने की कोशिश करी है। अगर आपको लग रहा हो आपके मतलब की चीज़ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी सब इंस्पेक्टर, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली के सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की। सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शासन और सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर जमा लिए, अंग्रेजों ने पैर जमा लिए, युद्ध जीत लिए, लेकिन क्या शासन किस प्रकार चला और क्या सुधार कार्य अंग्रेजों ने किए, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना, ड्यूअल गवर्नमेंट रखी।
ड्यूअल गवर्नमेंट किस तरह से 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को मिली। दीवानी यानी राजस्व का अधिकार, और कानून व्यवस्था निजामत नवाब के पास रही, यानी कानून व्यवस्था नवाब को दे दी और राजस्व जो पैसा था सारा का सारा कंपनी ने अपने पास रख लिया। पहला नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में बना। इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में बना। कंपनी के भ्रष्टाचार और अनियंत्रित शक्तियों को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम बनाया। और क्या था इस अधिनियम में कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। और वहां एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स यानी कि सबसे बड़े कोर्ट की स्थापना हुई। और अगली घटना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया, कब बना? तो आप बताएंगे 1784 में। इससे क्या हुआ? कंपनी के भारतीय कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण, सीधा अधिकार जम गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और जिससे कंपनी की नीतियों की निगरानी की जा सके। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में जितने भी कार्य थे कंपनी के उन पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। आगे चार्टर एक्ट द्वारा सुधार, चार्टर एक्ट 1813। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेंगे। चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1813 में बना। भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया सिवाय चाय के। चाय पर था लेकिन उसका अलावा सब चीजों पर समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट 1833 दूसरा, कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त हो। धीरे धीरे कंपनी क्या हो रही थी, जो कंपनी को कार्य करने थे वो कंपनी कार्य खत्म करती जा रही थी और सारा अधिकार सीधा ब्रिटिश सरकार का होता जा रहा था, कंपनी वाला अधिकार खत्म किया जा रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया? वो था चार्टर एक्ट 1833, 1833। और कब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत? 1858 में। 1857 में आप जानते हैं हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जिसे मंगल पांडे द्वारा शुरुआत की गई, वहां विरोध किया गया था कंपनी का। तो वहां विद्रोह के कारण कंपनी पर शासन चलाने में असफलता के आरोप लगे। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। यानी 1858 में पूरी तरह से कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज को कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट 1813 का महत्व क्या था, कंपनी का व्यापार एक अधिकार कब समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत पर नियंत्रण कब शुरू किया। साथियों, आज हमने जाना किस प्रकार से ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए, कौन कौन से यूरोपीय देश भारत में आए थे, क्या क्रम था उनका पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से 1857 क्रांति के बाद में भारत में अंग्रेजों ने शासन कैसे कैसे चलाया, कौन कौन से आंदोलन हुए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी मेहनत से तैयारी करेंगे। आपको अगर समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर दें। साथ ही साथ हमारे अन्य बहुत मेहनती अध्यापकों के द्वारा बनाए गए वीडियोस को चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। चैनल में सबकी प्लेलिस्ट आपके लिए हमने बना दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी बिना किसी कीमत को अदा किए यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, कोई पैसा आपको भी खर्च नहीं करना है। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सपने साकार कीजिए। इस तरह हमें और हमारे साथी अध्यापकों को कई एग्जाम क्रैक करने में हमें कामयाबी मिली, हम कोशिश कर रहे हैं वही कामयाबी आप सबको दे सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।